रुद्र के वहां से जाने के बाद वह सीधा रेस्टोरेंट के गेट पर प्रिया के पास पहुंचा। रुद्र, तुम कहां चले गए थे? मुझे लगा तुम कहीं चले गए हो। प्रिया ने उत्साह से कहा जब उसने रुद्र को देखा। मैं तो बस वॉशरूम गया था, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, अच्छा हुआ कि तुम यहीं हो। चलो जल्दी चलते हैं, खाना लग चुका है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गई। लेकिन जब रुद्र और प्रिया प्राइवेट रूम में पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद अजीब समस्या देखी। टेबल पर एक कुर्सी कम थी। असल में इस निजी कक्ष में केवल 8 सीटें थीं, लेकिन अब प्रिया और रुद्र समेत वहां 10 लोग मौजूद थे। सुमित्रा ने वेटर से प्रिया के लिए एक अतिरिक्त कुर्सी लगाने को कहा था, लेकिन रुद्र के लिए कोई सीट नहीं जोड़ी गई थी। इसके अलावा यह निजी कक्ष शुरू से ही बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए भले ही वे और कुर्सियां जोड़ना चाहते, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। लूम होटल के इन निजी कमरों की एक न्यूनतम लागत होती थी। जब नीरव ने यह कमरा बुक किया था तो उसने जानबूझकर एक छोटा कमरा चुना था ताकि न्यूनतम खर्च कम हो। आमतौर पर यह कमरा सिर्फ 8 लोगों के लिए उपयुक्त था, लेकिन जब सुमित्रा ने देखा कि उसकी बेटी के पास बैठने की जगह नहीं है तो उसने वेटर से एक अतिरिक्त सीट लगाने को कहा। हालांकि अगर वे एक और सीट जोड़ते तो पूरा कमरा तंग लगने लगता, इसलिए उन्होंने जानबूझकर रुद्र के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया। जब प्रिया बैठ गई तो वह सहज ही रुद्र की ओर मुड़ी। जब उसने देखा कि रुद्र के पास कोई सीट नहीं है तो उसने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, तुम लोगों ने रुद्र को कुर्सी क्यों नहीं दी? प्रिया, यह कमरा बस इतना ही बड़ा है। अभी अभी हम भी रुद्र के लिए कुर्सी जोड़ना चाहते थे, लेकिन वेटर ने कहा कि अधिकतम एक ही कुर्सी जोड़ी जा सकती है, उससे ज्यादा जोड़ेंगे तो जगह नहीं बचेगी। निशा ने लापरवाही से जवाब दिया। बिल्कुल सही, वेटर ने अभी कहा कि यह कमरा अधिकतम 9 लोगों के लिए है, कावेरी ने कहा। जब प्रिया ने निशा और कावेरी की बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे साफ महसूस हुआ कि वे जानबूझकर रुद्र को नीचा दिखा रहे हैं। प्रिया, ऐसा करते हैं, रुद्र को बाहर जाकर जो मन हो वो खाने दो, उसका खाना हम पे कर देंगे, शारदा ने अचानक कहा। शारदा की बात सुनकर प्रिया वहीं स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। क्या वे यह कह रहे थे कि रुद्र सिर्फ मुफ्त खाना खाने आया है? सब लोग कमरे में खाना खा रहे थे और वे रुद्र को बाहर भेजना चाहते थे। यह तो अपमान था। यशवर्धन और सुमित्रा के चेहरे भी यह सुनकर बिगड़ गए। भले ही उन्हें रुद्र पसंद न हो, फिर भी वह उनका दामाद था। शारदा द्वारा रुद्र का अपमान करना उनके लिए भी अपमानजनक था, लेकिन चूंकि आज की दावत नीरव की ओर से थी, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। वे बस अपनी सीटों पर बैठे रहे और रुद्र के खुद से जाने का इंतजार करने लगे ताकि उन्हें कम शर्मिंदगी उठानी पड़े। आंटी, आपने कहा कि आप चाहती हैं कि रुद्र बाहर जाकर खाए? प्रिया ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल, अगर वह बाहर जाकर खाना नहीं चाहता तो खड़ा होकर खा ले। अब देखते हैं कि वह क्या चुनता है। शारदा इस बार रुद्र के बारे में जरा भी नहीं सोच रही थी और बहुत हल्के अंदाज में जवाब दे रही थी। कावेरी, रुद्र जैसा कोई इंसान अगर नीरव की ओर से खाने की दावत पा रहा है तो यह तो विशेषाधिकार है, और फिर फर्क क्या पड़ता है कि खाना कहां खा रहे हैं। प्रिया, अच्छा होगा कि तुम उसे बाहर भेज दो, नहीं तो यह यहां सबके रास्ते में आ रहा है, कावेरी ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा। रुद्र बिना किसी भाव के वहीं खड़ा था। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था। जिस दिन वह प्रिया के सामने अपनी असली पहचान उजागर करेगा, वह इन सभी को सबक सिखाएगा। अगर केवल रुद्र का अपमान हो रहा होता तो वह इतना क्रोधित नहीं होता। आखिरकार यह दुनिया पैसे को ही अहमियत देती है, लेकिन अब वे सिर्फ रुद्र का ही नहीं, प्रिया का भी अपमान कर रहे थे। रुद्र कभी किसी को प्रिया का अपमान नहीं करने देगा, इसलिए उसने आज जो हुआ उसे अच्छी तरह याद रखने की ठानी। वह इसका 100 गुना बदला जरूर लेगा। प्रिया, वह सही कह रही है, मैं कहीं भी खा सकता हूं। बेहतर होगा कि मैं बाहर चला जाऊं। रुद्र नहीं चाहता था कि प्रिया किसी मुश्किल में पड़े, और वह वैसे भी इन लोगों के साथ खाना नहीं चाहता था, इसलिए वह शांति से बोला और कमरे से बाहर निकल गया।
तुम लोग हद कर रहे हो। अगर तुम लोगों को रुद्र इतना ही बुरा लगता है तो मैं यहाँ नहीं खा सकती। मैं रुद्र के साथ बाहर जाकर खाना खाऊंगी। प्रिया ने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा। फिर वह रुद्र के साथ बिना पीछे देखे बाहर चली गई। प्रिया की बात सुनकर रुद्र बेहद भावुक हो गया। चाहे बाकी सबने उसके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, कम से कम प्रिया ने तो हमेशा उसका साथ दिया। जब तक प्रिया उसका साथ नहीं छोड़ती, रुद्र को फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उसे कैसे नीचा दिखाते हैं। जब शारदा ने देखा कि प्रिया सच में जा रही है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। प्रिया, तुम यह क्या कर रही हो? अगर रुद्र जा भी रहा है तो क्या हुआ? वैसे भी उसका खाना नीरव ही तो पे करेगा। अभी भी इस कमरे में एक सीट है, तुम रुक सकती हो। पूरा परिवार यहां खा रहा है, तो फिर रुद्र को बाहर क्यों जाना चाहिए? क्यों नहीं तुम अपने दामाद को बाहर भेजती? रुद्र मेरा मंगेतर है। अगर तुम मेरे मंगेतर का सम्मान नहीं करती तो इसका मतलब है कि तुम मेरा अपमान कर रही हो। प्रिया ने इस बार शारदा को जरा भी भाव नहीं दिया और खुलकर बोली। शारदा यह सुनते ही असहज हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया था। वह जल्दी से बोली, प्रिया, यह तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हें और रुद्र को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। भला मैं रुद्र को सच में बाहर खाने को क्यों कहूंगी? प्रिया ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कुछ नहीं कहा। नीरव, जल्दी से वेटर से कहो कि हमें एक बड़ा कमरा दे दे। शारदा ने नीरव से तुरंत कहा। ठीक है, ठीक है। नीरव ने बेबसी से सिर हिलाया। प्रिया, जल्दी से रुद्र को बुलाओ। हम एक बड़ा कमरा ले लेते हैं ताकि सब आराम से बैठ सकें। शारदा ने नीरव की बात मानने के बाद प्रिया से कहा। प्रिया ने शारदा की ओर देखा और 2 सेकंड तक सोची। उसे पता था कि वहां मौजूद सभी लोग मेहरा परिवार से थे। अगर मामला बिगड़ गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद रुद्र, जो रेस्तरां से बाहर निकलने ही वाला था, प्रिया द्वारा रोक लिया गया। काफी समझाने बुझाने के बाद वह मजबूरी में उसके साथ वापस निजी कक्ष में चला आया। लेकिन जब वे वापस कमरे में पहुंचे तो देखा कि नीरव वेटर से बहस कर रहा था। मैंने बस तुमसे बड़ा कमरा मांगा है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? हम 10 लोग यहां नहीं बैठ सकते। नीरव ने यह कमरा निशा और शारदा को खुश करने के लिए बुक किया था। आखिरकार शारदा खुश होगी तभी उसका और निशा का रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर शारदा कमरे की मांग कर रही थी तो नीरव को उसके लिए लड़ना ही था। सर, मुझे खेद है, हमारे रेस्तरां के सभी निजी कमरे पहले से ही आरक्षित हैं। अभी कोई अतिरिक्त कमरा उपलब्ध नहीं है, वेटर ने लाचारी से कहा। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, ठीक है? बस मुझे बड़ा कमरा दिला दो, नीरव ने उत्तेजना में चिल्लाते हुए कहा। सर, ये पैसे की बात नहीं है, सारे कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। हम आपको कोई दूसरा कमरा नहीं दे सकते। अगर आपको यह कमरा छोटा लग रहा है तो आप किसी और रेस्तरां में जा सकते हैं, वेटर ने सीधे और सख्त लहजे में कहा। वेटर की बात सुनकर सबके चेहरे बिगड़ गए। यह कैसी सेवा है? हम तुम्हारे रेस्तरां में खाना खाने आए हैं और तुम हम पर ही रौब झाड़ रहे हो। तुम्हारा मैनेजर कहां है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, शारदा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वेटर कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक गरिमामय आवाज गूंजी। वेटर, क्या हो रहा है? एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। रुद्र ने जैसे ही उस आदमी को देखा वह चुप हो गया, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि इस रेस्तरां का जनरल मैनेजर कामेश था। लूम के निजी कक्ष में जब रुद्र ने कामेश को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत बेबसी का भाव आ गया। उसने पहले ही कामेश से कह दिया था कि वह मेहरा परिवार को यह न बताए कि वह इस रेस्तरां का मालिक है, और प्रिया को तो बिल्कुल भी उसकी असली पहचान का पता न चले। लेकिन रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि कामेश वहां आ जाएगा। उसे डर था कि कहीं कामेश अचानक उसके पास न आ जाए और उसे यंग मास्टर रुद्र कहकर पुकार न ले। अगर ऐसा हो गया तो रुद्र सच में कोई सफाई नहीं दे पाएगा। इसी डर से वह अनजाने में प्रिया के पीछे छिप गया। असल में कामेश जानबूझकर रुद्र से मिलने नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले जब वह रेस्तरां का निरीक्षण कर मुंबई लौटने वाला था तो उसने अचानक निजी कक्ष से आवाजें सुनी। उसे शारदा की शिकायतें भी सुनाई दी,
तो वह देखने आ गया कि क्या हुआ है। आमतौर पर कामेश ऐसी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन उसे पता था कि आज रुद्र यहां खाना खा रहा है। अगर रुद्र को इस झगड़े की भनक लगती तो इससे रेस्तरां की छवि खराब होती और एक मैनेजर के तौर पर उसे भी डांट पड़ती। इसी कारण वह खुद स्थिति देखने आ गया। कामिश ने यह नहीं सोचा था कि जिस कमरे में विवाद हो रहा था वह दरअसल रुद्र का ही कमरा था। जैसे ही रुद्र ने कामिश को देखा, उसने जल्दी से उसकी ओर संकेत किया। इस समय सभी लोगों का ध्यान वेटर पर था, इसीलिए केवल कामिश ने रुद्र का इशारा देखा। कामिश ने रुद्र के चेहरे के भाव पढ़ते ही सब समझ लिया। वह रुद्र से बात करने नहीं गया, बल्कि वेटर की ओर मुड़कर बोला, क्या हुआ यहां? प्रेसिडेंट कामिश, ये साहब अपना कमरा बदलकर बड़ा प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे रेस्तरां के बाकी सभी कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं, इसलिए अभी बदलाव संभव नहीं है। जब इन्हें यह बताया गया तो इन्होंने कहा कि हमारी शिकायत करेंगे। वेटर ने जैसे ही कामिश को देखा, उसकी आवाज में घबराहट आ गई। आखिर वह लूम का जनरल मैनेजर था, जो सामान्यतः हर 2 महीने में एक बार ही आता था। ऐसे में वेटर घबराया हुआ था। जब कामिश को पूरी स्थिति समझ में आ गई तो उसने नीरव की ओर मुड़कर पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? माय नेम इज नीरव। और आप कौन हैं? नीरव ने कामिश के विनम्र व्यवहार को देखकर सोचा कि वह शायद रेस्तरां का कोई छोटा सुपरवाइजर होगा। यंग मास्टर सिंघानिया, मैं इस रेस्तरां का जनरल मैनेजर हूं। कामिश, कामिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीरव ने जैसे ही कामिश का नाम सुना, उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग बेहोश ही हो गया। मुंबई में कामिश एक प्रसिद्ध नाम था। वहां के लगभग सभी अमीर घरानों के बच्चे जानते थे कि इमॉर्टल लेक मैनर का जनरल मैनेजर कामिश है। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि कामिश की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है और उसके तौर तरीके भी बेहद सख्त और प्रभावशाली हैं। वह उन लोगों में से था जो काले और सफेद दोनों ही पक्षों पर नियंत्रण रखते थे। ऐसे व्यक्ति से उलझना नीरव के बस की बात नहीं थी। नीरव को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कमरे बदलने जैसी छोटी सी बात में वह कामिश को नाराज कर बैठेगा। अगर कामिश सच में नाराज हो गया तो नीरव का बॉस आरव भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। नीरव की तो बात ही छोड़ो। नीरव ने घबराकर कांपती आवाज में कहा, प्रेसिडेंट कामिश, आप यहां कैसे? यशवर्धन और सुमित्रा मुंबई के ही थे, इसलिए उन्हें कामिश के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें नीरव की प्रतिक्रिया पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन कामिश की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। यंग मास्टर सिंघानिया, आप अभी कमरा बदलना चाह रहे थे, है ना? कामिश ने मुस्कुराकर पूछा। नीरव यह कहना चाहता था कि अब वह कमरा नहीं बदलना चाहता। वह इस बात को लेकर कामिश को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन कामिश ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे वेटर से कहा, वेटर, क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से इन विशिष्ट मेहमानों को हमारे सुप्रीम प्राइवेट रूम में ले जाओ। मैंने अभी देखा था कि उनमें से एक कमरा खाली है। वेटर यह सुनते ही दंग रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कामिश नीरव और उसके साथियों के लिए कमरा बदलने के लिए न सिर्फ हां करेगा, बल्कि उन्हें सामान्य कमरे से रेस्तरां के सर्वोच्च श्रेणी के कमरे में ले जाएगा। लूम इस क्षेत्र का मशहूर रेस्तरां था। यह भले ही मेहरा परिवार की हवेली के पास था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पर कभी असर नहीं पड़ा। जहां तक लूम के सुप्रीम प्राइवेट रूम्स की बात है, वहां महीनों से कोई गया ही नहीं था, क्योंकि आम मेहमानों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। न सिर्फ वेटर, बल्कि नीरव, सुमित्रा और शारदा भी चौंक गए। आखिरकार ये तीनों मेहरा फैमिली मैनर में पले बढ़े थे और रेस्तरां को अच्छी तरह जानते थे। यहां तक कि अगर मुंबई के मेयर भी आते तो उन्हें भी शायद वीआईपी रूम में जाने की अनुमति न मिले। सभी लोग कामिश और नीरव को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कामिश ने उन्हें वीआईपी रूम नीरव की वजह से दिया। नीरव खुद भी हक्का बक्का था। वह तो बस एक निवेश कंपनी का डिप्टी जनरल मैनेजर था। उसकी इतनी पहुंच कैसे हो सकती थी? क्या कामिश को प्रेसिडेंट आरव के जरिए कोई जान पहचान है? नीरव के मन में यही सवाल चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कामिश यह सब रुद्र की वजह से कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि यह सब नीरव की वजह से हो रहा है।
लेकिन असली कारण वह व्यक्ति था जो अब तक प्रिया के पीछे चुपचाप खड़ा था। रुद्र। प्रेसिडेंट कामिश, आप सच में इन्हें सुप्रीम प्राइवेट रूम में भेज रहे हैं? वेटर को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने पुष्टि करने के लिए दोबारा पूछा। हाँ बिल्कुल, जल्दी से इन्हें वहां ले जाओ, कामिश ने सिर हिलाते हुए कहा और प्रिया की ओर ध्यान से देखा जो रुद्र के सामने खड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की रुद्र की मंगेतर है। कामिश ने जैसे ही प्रिया को देखा वह तुरंत सब समझ गया। उसने मन में सोचा, अब समझा यंग मास्टर रुद्र बाकी सुंदरियों में क्यों रुचि नहीं ले रहे थे। इनके पास तो इतनी खूबसूरत मंगेतर है। कामिश के इशारे के बाद वेटर ने तुरंत नीरव, शारदा और बाकी सभी को सुप्रीम रूम की ओर ले जाना शुरू किया। रुद्र चुपचाप सबसे पीछे पीछे चलता रहा, बिना एक शब्द बोले। कुछ ही देर में सब सुप्रीम प्राइवेट रूम पहुंच गए। जब शारदा, निशा और बाकी लोगों ने कमरे की सजावट देखी तो वे फिर से हैरान रह गए। हे भगवान, क्या यह कमरा जरूरत से ज्यादा भव्य नहीं है? निशा ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से बोली, हाँ, मैं तो कभी इतनी शानदार जगह पर नहीं आई। कावेरी ने भी चिल्लाकर कहा। आदरणीय मेहमानों, अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप बाहर खड़े स्टाफ को सीधे बता सकते हैं, वे आपकी मदद करेंगे, कामिश ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद राष्ट्रपति कामिश, नीरव ने जल्दी से कहा। कामिश ने नीरव की ओर बिना खास ध्यान दिए रुद्र की ओर देखा और बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। रुद्र ने उसे एक इशारा किया, जिसे समझते हुए कामिश हल्के से मुस्कुराया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जब कामिश निजी कक्ष से चला गया तो सभी ने राहत की सांस ली और चारों तरफ देखने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह प्राइवेट रूम इतना बड़ा होगा। यह पहली बार है जब मैं इतने भव्य कमरे में खाना खा रही हूं। निशा खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। आखिरकार सभी लोग इस शानदार जगह पर इसलिए खा पा रहे थे क्योंकि उसका मंगेतर नीरव था। जब से वह कमरे में दाखिल हुई थी, निशा के चेहरे से मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। इस समय शारदा भी गर्व से फूली नहीं समा रही थी। वहीं कावेरी और विवान नीरव की चमचागिरी कर रहे थे और अपने फोन से कमरे की तस्वीरें ले रहे थे। उनके लिए लूम के सुप्रीम प्राइवेट रूम में खाना खाना एक शान की बात थी। मुझे नहीं लगा था कि यह कमरा इतना लग्जरी होगा। नीरव वाकई कमाल का है, कावेरी फोटो लेते हुए उसकी तारीफ कर रही थी। निशा और शारदा के चेहरों पर जहां खुशी झलक रही थी, वहीं प्रिया के माता पिता के चेहरे मुरझाए हुए थे। आखिरकार उनके भी दामाद थे, लेकिन नीरव इतनी कम उम्र में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया था और ऊपर से कामिश जैसे व्यक्ति को जानता था। दूसरी ओर उनका दामाद रुद्र एक साधारण और गरीब छात्र था। उसे आमतौर पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए फूड डिलीवरी पर निर्भर रहना पड़ता था। फर्क साफ दिख रहा था। शुरू में यशवर्धन को लगा था कि रुद्र बाकी मामलों में ठीक ठाक है, बस थोड़ा गरीब है। लेकिन अब जब उसने नीरव को देखा तो उसे पछतावा होने लगा कि उसने कंपनी के लिए अपनी बेटी प्रिया की शादी रुद्र से कर दी। हालांकि प्रिया का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में सभी ने अपना ऑर्डर देना पूरा कर लिया। शारदा ने गर्व के साथ नीरव की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, नीरव, तुम्हारी प्रेसिडेंट कामिश से मुलाकात कब हुई थी? नीरव को शारदा की बात सुनकर एक पल के लिए झटका लगा, फिर थोड़ी झिझक के साथ बोला, आंटी, असल में मेरी और प्रेसिडेंट कामिश की जान पहचान बस सामान्य सी है। नीरव, हम सब एक ही परिवार जैसे हैं। झूठी विनम्रता मत करो। हमने सबने देखा कि अभी प्रेसिडेंट कामिश तुमसे कितनी विनम्रता से बात कर रहे थे। अगर तुम दोनों की जान पहचान मामूली होती तो क्या वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा कमरा देते? शारदा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बता दूं कि कामिश कोई आम आदमी नहीं है। यहां तक कि मुंबई के मेयर को भी उसके सामने अदब से पेश आना पड़ता है। वह एक बहुत बड़ा आदमी है। शारदा ने जानबूझकर कामिश की पहचान उजागर की ताकि प्रिया के माता पिता पर यह प्रभाव पड़े कि उसका दामाद कितना ताकतवर है। जब इतना शक्तिशाली व्यक्ति नीरव की इज्जत करता है तो नीरव कितना प्रभावशाली होगा। नीरव वाकई कमाल का है,
जो इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट कामिश जैसे शख्स को जानता है। मैं तो इतने सालों से मुंबई में हूं, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट कामिश से मिलना तो दूर, कभी बात भी नहीं कर पाया, यशवर्धन ने लाचारी से कहा। बिल्कुल सही। देखो नीरव कहां पहुंच गया है। और कुछ लोग हैं जो बस दिन भर खाने पीने और घूमने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर क्या करेंगे? सुमित्रा, प्रिया की मां, ने भी टिप्पणी की। और जब उसने यह कहा तो जानबूझकर रुद्र की ओर देखा। उसका मतलब बहुत साफ था। रुद्र ने सुमित्रा की बात सुनी तो वह उसकी ओर देखता रह गया, बेहद निराश होकर। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी भविष्य की सास इतनी स्वार्थी और दिखावटी सोच वाली होगी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, वह प्रिया से शादी करने जा रहा था, सुमित्रा से नहीं। और फिर सुमित्रा की चिंता भी समझ में आती थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी किसी अमीर इंसान से शादी करे। प्रिया को भी सुमित्रा की बातों का मतलब समझ आ गया था, लेकिन क्योंकि वह उसकी मां थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं सकी। बस चुपचाप अपना सिर झुकाकर फोन में उलझी रही, मन ही मन बेहद दुखी। उसे दुख इस बात का था कि रुद्र और नीरव के बीच इतनी खाई थी, और यह भी कि सब लोग मिलकर रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे। उसे पछतावा होने लगा कि वह रुद्र को मेहरा परिवार की हवेली लेकर आई। इन लोगों की बातें उसके लिए बहुत ज्यादा हो रही थीं। कोई बात नहीं, मैं उनकी बातों को दिल पर नहीं ले रहा, और फिर जब कोई हमें खाना खिला रहा है तो न खाकर क्यों छोड़े। रुद्र ने तुरंत प्रिया के मन की बात पढ़ ली। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में दिलासा दिया। बस मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कर दिया। प्रिया ने धीमे से कहा, चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग मेरी कद्र करेंगे। मैं कसम खाता हूं, अगली बार जब ये मुझे देखेंगे तो मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेंगे, रुद्र ने गंभीरता से कहा। प्रिया ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे की शिकन थोड़ी हल्की हो गई और वह मुस्कुराई। तुम पर इतना दबाव मत लो। दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखती। दूसरों की नहीं, लेकिन मेरे मंगेतर के बारे में जो लोग कहते हैं वो मेरे लिए मायने रखता है, रुद्र ने गंभीर लहजे में कहा। प्रिया यह सुनकर भावुक हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने बैठा रुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बदल गया है, एक नया रुद्र। माफ कीजिए, हम खाने परोसने आए हैं। तभी वेटर ट्रे में पकवान लेकर कमरे में आ गया। रुद्र और प्रिया ने वेटर को खाना परोसते देख अपनी बात रोक दी। वेटरों ने तरह तरह के शानदार व्यंजन परोसे। मेज पर सजाए गए शानदार खाने को देख सभी चकित रह गए, क्योंकि इनमें से कई चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। निशा और कावेरी ने तुरंत अपने मोबाइल निकाले और खाने की तस्वीरें लेने लगी। वहीं रुद्र और प्रिया शांत बैठे रहे, लेकिन नीरव के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसे समझ आ गया था कि ये वे डिशेज नहीं थीं जो उसने ऑर्डर की थीं। एबलोन, लॉबस्टर्स, किंग क्रैब्स जैसी महंगी चीजें मेज पर परोसी गई थीं। नीरव ने इन्हें जानबूझकर ऑन ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी मेज पर थीं। वेटर! नीरव ने थोड़ी झिझक के बाद बाहर चिल्लाया। वेटर जल्दी से अंदर आया और धीरे से पूछा, सर, आपको कुछ चाहिए? नीरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। वेटर, ये जो डिशेज हैं, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं की थी। क्या कहीं गलती से ये हमारे यहां आ गई? बिल्कुल नहीं सर, ये सभी डिशेज प्रेसिडेंट कामिश की ओर से भेजी गई हैं। आप जो ऑर्डर कर चुके हैं वो हम थोड़ी देर बाद परोसेंगे। वेटर ने शांति से जवाब दिया। प्रेसिडेंट कामिश ने भेजी? नीरव फिर से चौंक गया। नीरव तो कामिश को जानता भी नहीं था। वीआईपी रूम मिलना ही आश्चर्यजनक था, अब खाना भी भेजा जा रहा था। यह बात उसे और उलझा रही थी। प्रेसिडेंट कामिश हमें खाना क्यों भेज रहे हैं? नीरव ने पूछा। ये मुझे ठीक से नहीं पता सर। मैंने बस इतना सुना कि प्रेसिडेंट कामिश ने हमारे किचन से कहा कि यंग मास्टर रुद्र यहां है, इसलिए ये डिशेस तोहफे में भेजी जाए। वेटर ने धीरे धीरे कहा। जैसे ही सभी ने यंग मास्टर रुद्र सुना, सब स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास छा गया। जब रुद्र ने वेट्रेस के मुंह से यंग मास्टर रुद्र शब्द सुना तो उसके चेहरे का शांत भाव टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी वह पहचान
जिसे वह इतने समय से छुपा रहा था, एक साधारण वेट्रेस के कारण उजागर हो जाएगी। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर भी अविश्वास और चौंकने का भाव था। क्या तुम पक्के हो? ये यंग मास्टर रुद्र कहां से आ गया? तुम नीरव की बात कर रही हो ना? शारदा ने वेट्रेस पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ, हमारे इस कमरे में तो एक ही आदमी है जिसका सरनेम सिंघानिया है, और वो है रुद्र। क्या तुम सोचती हो कि वो जैसे कोई आदमी तुम्हारे होटल का वीआईपी हो सकता है? निशा ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। निशा और शारदा की बातों से वेट्रेस थोड़ी भ्रमित हो गई। वह अनायास ही रुद्र की सीट की ओर देखने लगी। जब वेट्रेस ने देखा कि रुद्र कैसे कपड़े पहने हैं, तो उसे खुद भी शक होने लगा कि शायद उसने गलत सुना हो। असल में वेट्रेस को रुद्र और कामिश के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने बस इतना सुना था कि कोई यंग मास्टर रुद्र है, और जब उसने खाना परोसा तो वही बोल दिया। अब शारदा और निशा की बातें सुनकर उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसने यंग मास्टर रुद्र सुना था या यंग मास्टर सिंघानिया। शारदा को यकीन नहीं था कि प्रेसिडेंट कामिश ने ये सारे व्यंजन रुद्र के कारण भेजे हैं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए वेट्रेस से पूछा, अगर रुद्र सच में इतना खास होता तो जब प्रेसिडेंट कामिश अंदर आए थे, उन्होंने उससे बात क्यों नहीं की? मैडम, मुझे माफ कीजिए, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा, वेट्रेस ने जल्दी से जवाब दिया। आखिरकार शारदा सुप्रीम रूम की मेहमान थीं। वेट्रेस उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उनकी बातों में ही हाँ में हाँ मिला दी। शारदा ने दबाव डालते हुए फिर कहा, तो अब जाओ और अपने प्रेसिडेंट कामिश से पूछो कि उन्होंने ये व्यंजन यंग मास्टर रुद्र के लिए भेजे या हमारे नीरव के लिए। शारदा नहीं चाहती थी कि सारा श्रेय रुद्र को मिले, इसलिए वह इस मुद्दे को बार बार उठा रही थी। वेट्रेस ये सुनकर असहज हो गई, क्योंकि उसे यह अधिकार नहीं था कि वह जाकर कामिश से ऐसे सवाल पूछे। उधर नीरव के चेहरे पर भी संकोच का भाव था। भले ही वह नहीं मानता था कि ये खाना रुद्र के लिए आया है, लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास भी नहीं था कि जाकर कामिश से यह बात पूछ सके। अगर वेट्रेस ने पूछ लिया और नतीजा कुछ और निकला तो स्थिति बिगड़ सकती थी। इसलिए नीरव ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से शारदा से कहा, आंटी, हम सब आज मिलकर खाना खा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शारदा ने नीरव को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, ठीक है, फिर जब तुम ही कह रहे हो तो मैं इस बात को यहीं खत्म करती हूं। प्रेसिडेंट कामिश ने ये व्यंजन जाहिर है तुम्हारे लिए भेजे थे, लेकिन ये अचानक यंग मास्टर रुद्र कहां से आ गया? हमारे कमरे में एक रुद्र है, लेकिन कोई यंग मास्टर नहीं। हाँ, हो सकता है मैंने ही गलत सुना हो, वेट्रेस ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, अब यहां मत खड़ी रहो, जाओ बाहर। आगे से जब तक बात पक्की ना हो कुछ भी मत बोलना, नहीं तो लोगों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। शारदा इस समय सिर्फ यह साबित करना चाहती थी कि आज का खाना सिर्फ और सिर्फ नीरव की वजह से मिल रहा है। अब जबकि वेट्रेस ने अपनी गलती मान ली थी, तो वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। वेट्रेस ने तुरंत माफी मांगी और कमरे से बाहर चली गई। रुद्र ने जब वेट्रेस को जाते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे की घबराहट अब थोड़ी शांत हो गई थी। वह पूरे समय सोच रहा था कि अगर उसकी असली पहचान उजागर हो जाती तो वह प्रिया को क्या जवाब देता, लेकिन उसे क्या पता था कि शारदा ही बिना चाहे उसकी मदद कर देगी। रुद्र ने शारदा की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। भले ही शारदा ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अंत में मामला उसी के पक्ष में गया। अब सब लोग खाना खाते हुए बातें करने लगे। मानना पड़ेगा कि लूम के व्यंजन वास्तव में बहुत लजीज थे। न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि सामग्री भी बहुत ताजा थी। प्रिया को तो खास तौर पर चारकोल ग्रिल्ड बॉस्टन लॉबस्टर बहुत पसंद आया। रुद्र ने यह बात नोट की। उसने मन ही मन सोचा कि जब भी मौका मिले वह प्रिया को यहाँ जरूर लाया करेगा। यहाँ तक कि जब वह भविष्य में प्रिया से शादी कर लेगा तो वह यह रेस्टोरेंट ही उसे तोहफे में दे सकता है। इतने लोग एक साथ खा रहे हैं और बस ऐसे ही खाना खा रहे हैं, कुछ सादा नहीं लग रहा? क्यों ना एक बोतल रेड वाइन ऑर्डर की जाए? शारदा ने बिना किसी झिझक के कहा, जैसे नीरव कोई वीआईपी हो। नीरव को यह सुनकर झटका सा लगा।
वह पहले ही इन लोगों के खाने पर करीब 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था। जब उसने कमरा बुक किया था तब वाइन की कीमतें भी देखी थीं और यह जानकर उसने वाइन ऑर्डर नहीं की थी कि यहाँ की सबसे सस्ती वाइन भी हजारों रुपए की थी। लेकिन शारदा तो खुद को मेहमान नहीं बल्कि मेजबान समझ रही थी और अब वाइन की मांग कर रही थी। नीरव, क्या कर रहे हो? मम्मी ने कहा है कि उन्हें रेड वाइन चाहिए, क्या तुमने सुना नहीं? निशा ने चिढ़ते हुए कहा जब उसने देखा कि नीरव चुप खड़ा है। आह! नीरव ने गहरी सांस ली, फिर दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, एक बोतल रेड वाइन मंगवा लेते हैं। शारदा ने मुस्कुराते हुए यशवर्धन की ओर देखा और कहा, सिर्फ एक बोतल कौन पिएगा? इतने लोग हैं, 3 बोतल मंगा लेते हैं। तुम्हारे अंकल को तो वैसे भी पीने का बहुत शौक है। अब मैं ज्यादा नहीं पीता, नीरव को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, यशवर्धन ने जल्दी से कहा। अरे छोड़ो, बस कुछ बोतल वाइन की ही तो बात है। हमारे नीरव की मंथली सैलरी ही 1 मिलियन रुपए से ज्यादा है। इतना छोटा खर्च थोड़ी मायने रखता है। शारदा अब नीरव को हमारा नीरव कहने लगी थी। साफ था कि वह उसे दामाद के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नीरव के चेहरे पर लाचारी और दुख साफ झलक रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि शारदा इतनी लालची निकलेगी। एक बोतल से शुरू होकर अब 3 बोतल वाइन तक बात पहुंच गई थी, जैसे ये उसका पैसा हो ही नहीं। लेकिन अब जब मामला यहां तक आ ही गया था तो नीरव ने सोचा कि कुछ बोतलों की वजह से अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करेगा। उसने दरवाजे की ओर मुंह करके चिल्लाया, वेट्रेस, मेनू ले आओ। अभी लाती हूं सर। वेट्रेस ने तुरंत सिर हिलाया और मेनू लेकर उसके पास आई। नीरव ने कांपते हाथों से मेनू खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वाइन की कीमतों पर पड़ी वह सन्न रह गया और उसका चेहरा उतर गया। यहाँ की सबसे सस्ती रेड वाइन भी 40,000 रुपए की थी और 3 बोतल मतलब 1,20,000 रुपए का बिल। जब रुद्र ने नीरव के चेहरे पर परेशानी का भाव देखा तो वह मुस्कुरा दिए बिना नहीं रह सका। उसे पता था कि नीरव अपनी इज्जत बचाने के लिए परेशान हो रहा है। अगर वह ज्यादा दिखावा करेगा तो एक न एक दिन जरूर फंसेगा। नीरव ने अपने हाथ में मेन्यू देखा और भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा भी बेहद तनावग्रस्त लग रहा था। इस खाने पर पहले ही वह करीब 2 लाख रुपए खर्च कर चुका था और अब शारदा फिर से रेड वाइन पीना चाहती थी। अगर ये कोई साधारण रेड वाइन होती तो नीरव कुछ नहीं कहता। आखिर एक आम रेड वाइन की बोतल 100 रुपए के आसपास आती है, लेकिन लूम रेस्तरां में रेड वाइन की कीमत 40 से 50,000 रुपए तक थी। निशा को पटाने के लिए नीरव ने इस बार बहुत मेहनत की थी। अगर उसने कुछ और रेड वाइन मंगाई तो यह उसके लिए आत्मघात जैसा होता, लेकिन अगर वह कुछ कहता नहीं तो शारदा को लगता कि वह कंजूस है और फिर नीरव की सारी मेहनत बेकार चली जाती। यही वजह थी कि नीरव इतनी मुश्किल में था। रुद्र मजे से नीरव को देख रहा था। वह देखना चाहता था कि नीरव इस स्थिति से कैसे निकलेगा। नीरव, क्या कर रहे हो? जल्दी से वाइन ऑर्डर करो, निशा ने नीरव को घूरते हुए कहा जब उसने देखा कि वह चुपचाप मेन्यू पकड़े बैठा है। क्या यहाँ बस यही रेड वाइन है? नीरव ने झिझकते हुए पूछा। वह वेटर से पूछना चाहता था कि क्या कोई सस्ती वाइन भी उपलब्ध है। सर, हमारे रेस्तरां में कुछ अच्छी वाइन और भी है। अगर आपको मेन्यू की वाइन पसंद नहीं तो आप हमारे वाइन सेलर से भी चुन सकते हैं। वहां सारी वाइन पुरानी और बेहतरीन है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। वेट्रेस शायद नीरव का मतलब नहीं समझी थी। उसे लगा कि जब ये लोग वीआईपी रूम में आए हैं तो इनके पास पैसा जरूर होगा। तुम्हारे रेस्तरां में वाइन सेलर भी है? नीरव, चलो नजर डालते हैं। शारदा को यह सुनते ही बहुत उत्साह आया और वह नीरव से बोली। नीरव ने शारदा की ओर देखा और उसका माथा फिर से कुड़ गया। वह मेन्यू की वाइन ही नहीं खरीद सकता तो वाइन सेलर की तो बात ही क्या। अगर वह वाइन सेलर गया तो शायद दिवालिया हो जाए। नीरव, चलो ना वाइन सेलर चलते हैं, शारदा ने गर्व से उसका हाथ खींचते हुए कहा। नीरव ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं बस एक खाना खिलवा सकता हूं। अगर तुम सच में वाइन मंगवाना चाहती हो तो तुम्हें खुद पैसे देने होंगे। नीरव की बात सुनकर शारदा एकदम सन्न रह गई। नीरव ने अब तय कर लिया था, अगर वह शारदा के सामने यूं ही झूठ बोलता रहा
तो यह उसके लिए घाटे का सौदा होता। इसलिए उसने साफ साफ बात करना ही बेहतर समझा। नीरव, तुम क्या कहना चाह रहे हो? शारदा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हाँ नीरव, मेरी माँ ने एक बोतल रेड वाइन ही तो मांगी थी, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? निशा ने भी जोड़ते हुए कहा। निशा, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे डर है कि अगर हमने वाइन मंगवाई तो बिल भरने में दिक्कत हो सकती है। नीरव ने मजबूरी में जवाब दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं? क्या तुम बैंक कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं जानते? आज तुम पहली बार मेरी माँ से मिल रहे हो और उनके लिए एक रेड वाइन की बोतल भी नहीं खरीद सकते? निशा ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। निशा शारदा की वाइन पीने की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रिया, यशवर्धन और दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए ऐसा कर रही थी। उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसका यह दिखावा नीरव पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा है। रुद्र और प्रिया, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहे थे, अब नीरव की और निशा की बहस सुनकर ऊपर देखने लगे। प्रिया ने रुद्र की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। पहले शारदा नीरव की बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक वाइन की बोतल को लेकर इतनी बहस हो रही थी। शारदा कुछ ज्यादा ही भौतिकवादी लग रही थी। मैडम, अगर आपको सच में रेड वाइन पीनी है तो मैं आपको कभी फ्रांस के वाइनयार्ड में ले चलूंगा, वहां पी लेना। नीरव ने थोड़ी झिझक के साथ शारदा से कहा। नीरव, ये क्या बात हुई? ऐसा लग रहा है जैसे हम तुम पर बोझ बन रहे हैं। बस एक वाइन की बोतल है, मैं खुद खरीद लूंगी, शारदा ने घृणा से कहा और वेटर से बोली। हमें वाइन सेलर ले चलो, हम खुद देख लेंगे। मैडम, वाइन सेलर में सबसे सस्ती वाइन की कीमत 5 लाख रुपए है। क्या आप वाकई वहां जाना चाहती हैं? वेट्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा। यह सुनकर शारदा वहीं की वहीं जम गई। शारदा, रहने दो ना, हम सब आज कार से आए हैं, बस जूस पी लो, बाद में तो गाड़ी भी चलानी है। यशवर्धन, जो शारदा के परिवार की आर्थिक स्थिति जानता था, तुरंत बात संभालने आगे आया। हाँ, हम सब ड्राइव कर रहे हैं और शराब नहीं पी सकते। वेटर, कृपया कुछ जूस ला दीजिए। शारदा ने बात समझते हुए सिर हिलाया और वेट्रेस से बोली, ठीक है, लाओ जूस। वेट्रेस ने मजबूरी में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। वेटर के जाते ही कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। निशा और शारदा, जो अभी तक मुस्कुरा रही थीं, अब पूरी तरह शांत थीं। उन्होंने नीरव से न कुछ कहा न उसकी तारीफ की। वहीं नीरव चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रहा था। उसे पता था कि उसने जो किया है उससे शायद निशा के साथ उसके रिश्ते की संभावना खत्म हो गई, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। कमरा शांत हो गया। रुद्र और प्रिया को अब थोड़ी शांति मिली। वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और रुद्र प्रिया को खाना परोसने में मदद भी कर रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे, निशा और नीरव से कहीं ज्यादा। कुछ ही मिनट बीते थे। रुद्र को लग रहा था कि अब खाना शांति से खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक शख्स ने उस माहौल की चुप्पी तोड़ दी। प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खुला। कामिश कमरे में एक ट्रे लेकर आया। ट्रे पर एक रेड वाइन की बोतल रखी हुई थी। रुद्र ने जैसे ही कामिश को अंदर आते देखा, वह एकदम बेचैन हो गया। उसने मन ही मन कोसा, कामिश, मैं तो खाना खत्म ही करने वाला था, अब क्यों आ गए? प्रिय सम्माननीय अतिथियों, आज आप लोग लूम में डिनर के लिए आए। यह हमारे होटल के लिए गर्व की बात है। यह रेड बोर्डो वाइन की बोतल मेरी ओर से आपको एक उपहार है। आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। यह कहने के बाद कामिश ने रेड वाइन की बोतल मेज पर रख दी। कामिश की इस घोषणा को सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इस पल में रुद्र भी निरुत्तर रह गया। कामिश, तुम कभी भी वाइन ला सकते थे, अभी ही क्यों आ गए? कामिश ने अपनी बात कहने के बाद रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने तुरंत इशारे से कामिश को बोतल वापस ले जाने का संकेत दिया, लेकिन कामिश शायद रुद्र का मतलब नहीं समझ पाया। उसे लगा कि रुद्र उसे जल्दी बाहर जाने का कह रहा है, तो वह अजीब सी मुस्कान देकर घूम गया और कमरे से बाहर निकल गया। रुद्र अब और भी अधिक निराश हो गया। शारदा, निशा, नीरव और बाकी सब लोग मेज पर रखी वाइन की बोतल को हैरानी से देख रहे थे। ये वाइन की बोतल किस लिए आई है? प्रिया की मां सुमित्रा ने संदेह से पूछा। हाँ, इतना प्रभावशाली कौन है कि खुद मिस्टर कामिश वाइन भेजने आए? कावेरी भी चौंक गई और बोल पड़ी। निशा थोड़ी देर चुप रही,
फिर कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा और बेरुखी से बोली, इतने सारे लोग हैं, लेकिन मिस्टर कामिश को तो सिर्फ नीरव ही जानता है ना? बिल्कुल, हमारे बीच में सिर्फ नीरव ही ऐसा है जिसकी इतनी पहुंच हो सकती है। मिस्टर कामिश ने खुद वाइन भेजी है तो जरूर नीरव की वजह से ही होगा। शारदा ने तेजी से जोड़ा। शारदा का आत्मविश्वास फिर लौट आया था और उसे लगा कि जो इज्जत वह थोड़ी देर पहले खो चुकी थी वो अब दोबारा मिल गई है। उसने नीरव के कंधे पर थपकी दी और कहा, नीरव, तभी तो तुमने मुझसे वाइन न मंगवाने की बात की थी। तुम्हें पहले से पता था कि मिस्टर कामिश खुद वाइन भेज देंगे। अगर तुम पहले ही बता देते तो ये सब गलत फहमियां न होती। नीरव ने शारदा को अवाक होकर देखा। उसे खुद नहीं पता था कि कामिश ने वाइन क्यों भेजी। मां, शायद नीरव को भी नहीं पता था कि मिस्टर कामिश वाइन भेजेंगे या नहीं। अगर उन्होंने बता दिया होता और वाइन नहीं आती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। निशा ने जल्दी से शारदा का समर्थन किया। हाँ, बात तो सही है। नीरव कितना सोच समझकर चलता है। शारदा ने गर्व से हंसते हुए कहा, फिर वाइन की बोतल उठाई और गंभीरता से उसे देखने लगी। पता नहीं ये वाइन कौन सी है और इसकी कीमत कितनी है? शारदा ने बोतल को देखते हुए बुदबुदाया। असल में शारदा को उस वाइन की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिस्टर कामिश का खुद आकर वाइन देना ही उसके लिए काफी था। चाहे बोतल की कीमत कुछ भी हो, शारदा के लिए अब वह कीमती थी। रुद्र वहीं बैठा था, चेहरे पर लाचारी का भाव लिए। उसे लगा था कि खाना अब शांति से खत्म हो जाएगा, लेकिन कामिश के अचानक आने और वाइन भेंट करने से सब कुछ फिर बदल गया। अब निशा और शारदा, जो थोड़ी देर पहले चुप थीं, फिर से उत्साहित हो गईं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि रुद्र जानता था कि यह वाइन कैसे आई। शारदा ने गर्व से एक ग्लास वाइन लेकर यशवर्धन की ओर रुख किया और बोली, यशवर्धन, तुम तो शराब की समझ रखते हो। देखो तो जरा ये वाइन किस ब्रांड की है और इसकी कीमत क्या है। यशवर्धन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत बोतल ले ली और ध्यान से देखने लगा। तो इस बोतल की कोई कीमत है या नहीं? शारदा ने बेसब्री से पूछा। ये लफिट रॉथचाइल्ड 1998 है, जो फ्रांस के बॉर्डो वाइनयार्ड से आई है, यशवर्धन ने बोतल देखते हुए कहा। लाफिट रॉथचाइल्ड 1998, ये कौन सा ब्रांड है? शारदा खुद शराब नहीं पीती थी, इसलिए उसे वाइन की ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह भौहें सिकोड़ते हुए बोली, यशवर्धन, मुझे पता है मैं शराब नहीं पीती, इसलिए गोलमोल मत बोलो। सीधा बताओ कि इसकी कीमत कितनी है। यह सुनकर यशवर्धन थोड़ा रुका और फिर धीरे से बोला, मुझे लगता है कि इस वाइन की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होगी। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात ही हैरानी की थी कि कामिश ने खुद वाइन दी, पर और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह वाइन 5 लाख रुपए की थी। शारदा अब बेहद प्रसन्न हो गई थी। अब वह नीरव से उतनी नाराज नहीं थी और फिर से उत्साहित हो गई थी। वहीं नीरव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अगर कामिश ने उसे इन इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिप्टी जनरल मैनेजर समझकर पहचाना भी, तो इतनी बड़ी वाइन देना समझ से बाहर था। उसका बॉस आरव भी शायद इतनी इज्जत न पा पाता। लेकिन जब उसने देखा कि निशा, शारदा और बाकी लोग कितने खुश हैं, तो उसे लगा कि अब तो उसे कूल दिखने का नाटक करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी ओर रुद्र मन ही मन कामिश को कोस रहा था। कामिश अच्छा इंसान था, लेकिन चापलूसी बहुत करता था। रुद्र ने उसे पहले ही अपनी पहचान छिपाने को कहा था। हालांकि उसने रुद्र की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन उसके इस कदम ने रुद्र को काफी मुश्किल में डाल दिया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। इस दौरान शारदा पूरे जोश में रही। नीरव की वजह से वह गौरव महसूस कर रही थी। वहीं यशवर्धन और सुमित्रा थोड़े उदास थे। उन्हें लगता था कि प्रिया निशा से हर मामले में बेहतर थी, लेकिन निशा को नीरव जैसा अमीर बॉयफ्रेंड मिला था और उनकी बेटी सिर्फ रुद्र जैसे गरीब डिलीवरी बॉय के साथ थी। उन्हें यह बात बहुत खल रही थी, इसलिए दोनों ने गम में डूबकर ज्यादातर रेड वाइन खुद ही पी ली। रात के खाने के बाद सभी लोग रेस्तरां से बाहर निकल आए। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुमित्रा, यशवर्धन और शारदा ने ज्यादा पी ली थी। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए किसी सहारे की जरूरत थी।
प्रिया ने सुमित्रा को सहारा दिया, निशा ने शारदा को और यशवर्धन नीरव के साथ कार की ओर चल पड़ा। इसलिए रुद्र ने यशवर्धन को सहारा दिया। यशवर्धन, ध्यान से चलिए। रुद्र ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, दूर हटो। यशवर्धन रुद्र को देखकर गुस्से में आ गया और उसे धक्का देकर खुद ही लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। रुद्र ने यशवर्धन की ओर बेबसी से देखा। धड़ाम! अचानक एक जोरदार आवाज रेस्तरां के भीतर से आई। रुद्र ने तुरंत ऊपर देखा तो पाया कि यशवर्धन, जो ज्यादा दूर नहीं गया था, फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। यशवर्धन को कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी, लेकिन गिरते समय वह डाइनिंग हॉल की कॉरिडोर में रखे फूलदान से टकरा गया। भला एक फूलदान यशवर्धन का भार कैसे सह पाता? वह टूटकर जमीन पर जा गिरा। फूलदान जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। रेस्तरां के कर्मचारियों ने जब यह सुना तो वे सब स्तब्ध रह गए और यशवर्धन की ओर देखने लगे। यशवर्धन ने खाने के दौरान कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और ऊपर से फर्श थोड़ा फिसलन भरा था, इसलिए वह गिर पड़ा। अगर सिर्फ यशवर्धन गिरता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका शरीर अब भी मजबूत था, गिरने से कुछ खास नहीं होता। लेकिन समस्या यह थी कि यशवर्धन के गिरते समय फूलदान भी टूट गया। 1 मीटर ऊंचा फूलदान जमीन पर जाकर इस तरह चकनाचूर हुआ कि हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। जब सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने यह देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी और वह दंग रह गई। डैड, आप ठीक हैं? प्रिया घबराकर चिल्लाई और जल्दी से यशवर्धन के पास भागी, उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्र पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। अगर यशवर्धन ने उसे धक्का न दिया होता तो यह सब होता ही नहीं, लेकिन यशवर्धन ने जिद करके खुद ही चलने की कोशिश की। यशवर्धन के गिरते ही सुमित्रा, शारदा और बाकी लोग भी तुरंत होश में आ गए और यशवर्धन के आसपास इकट्ठा हो गए। जब देखा कि यशवर्धन ठीक है तो सबने चैन की सांस ली। खट खट खट! तभी 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रेस्तरां से बाहर भागे और यशवर्धन और बाकी लोगों को घेर लिया। फूलदान किसने तोड़ा? एक चिकना चेहरा लिए अधेड़ उम्र का आदमी वहां आकर गुस्से में पूछने लगा। मिस्टर पांडे, यही आदमी था जिसने फूलदान तोड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने सब कुछ देखा था, इसलिए वह दौड़ती हुई आई और यशवर्धन की ओर इशारा किया। सर, क्या आपने यह फूलदान तोड़ा? मिस्टर पांडे ने दांत पीसते हुए यशवर्धन से पूछा। हाँ, अभी अभी मैं गिर गया था और यह फूलदान टूट गया। बताइए, इसकी कीमत कितनी है? मैं भरपाई कर दूंगा। गिरने के बाद यशवर्धन थोड़ा होश में आ गया था। उसे अच्छी तरह पता था कि फूलदान उसी की वजह से टूटा है। यशवर्धन का इलाके में नाम था, इसलिए वह अपना वादा नहीं तोड़ता। चाहे फूलदान कितने का भी हो, वह पैसे देगा। ठीक है, चूंकि आपने मान लिया है तो मैं पुलिस को नहीं बुलाता। चलिए इसे निजी तौर पर सुलझा लेते हैं। मिस्टर पांडे ने जवाब दिया। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी बताओ कि फूलदान की कीमत कितनी है, हम पैसे दे देंगे। सुमित्रा ने मामले की गंभीरता को समझे बिना जोर से कहा। उसे लगा कि यह फूलदान सड़क पर बिकने वाले आम फूलदानों जैसा ही है। थोड़ा महंगा होगा तो 1000-1500 रुपये का होगा। यह रकम मेहरा परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती। मैडम, यह फूलदान हमारे रेस्तरां का नहीं है। यह हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर कामिश की निजी संपत्ति है। यह यहां सिर्फ शो के लिए रखा गया था, इसलिए मुझे अभी मिस्टर कामिश को कॉल करके पूछना होगा कि इसकी कीमत कितनी है। मिस्टर पांडे ने शांत स्वर में कहा। तो फिर क्या सोच रहे हो? कॉल करो जल्दी। जब शारदा को पता चला कि फूलदान मिस्टर कामिश का है तो वह और भी अकड़ गई। उसे लगा कि मिस्टर कामिश, जो अभी थोड़ी देर पहले नीरव के आगे झुक रहा था, अब भी वैसा ही रहेगा। इससे नीरव की हैसियत और मजबूत दिखेगी। और हां, मिस्टर कामिश को यह भी बताओ कि फूलदान तोड़ने वाला नीरव का अंकल है। शारदा ने तुरंत जोड़ दिया। यह सुनकर मिस्टर पांडे ने बिना कोई भाव दिखाए शारदा की ओर देखा और कहा, ठीक है, समझ गया। फिर उसने फोन उठाया और एक ओर जाकर कामिश को कॉल किया। शारदा ने यशवर्धन की ओर मुड़ते हुए कहा, चिंता मत करो यशवर्धन, नीरव की मिस्टर कामिश से अच्छी जान पहचान है। वैसे भी ये फूलदान कुछ खास महंगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो हमें जाने देंगे। आज गलती मेरी है।
अगर मुझसे बन पड़ी तो मैं भरपाई कर दूंगा। यशवर्धन ने हल्के स्वर में कहा। हाँ, इतनी सीधी सड़क पर गिर जाना भी। सुमित्रा ने दुख से सिर हिलाया। अगर कोई जबरदस्ती मदद न करता तो मैं गिरता ही क्यों? यशवर्धन ये सुनकर गुस्से में आ गया और रुद्र की ओर घूर कर देखा। रुद्र असहज हो गया। उसने तो बस मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसी पर दोष डाला जा रहा था। वह चुपचाप रह गया। कुछ देर बाद मिस्टर पांडे कॉल खत्म करके वापस आया। मिस्टर कामिश ने क्या कहा? शारदा ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर कामिश ने कहा कि वह अब भी खुद आकर इस मामले को देखेंगे। वे चाहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकें। मिस्टर पांडे ने भावहीन लहजे में जवाब दिया। अरे, ये तो बस एक फूलदान ही है। इसके लिए मिस्टर कामिश को फिर से बुलाने की क्या जरूरत है? वो फोन पर ही क्यों नहीं बता देते? शारदा ने चिढ़कर कहा। यह मिस्टर कामिश का आदेश है। वैसे भी वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी लौट आएंगे, मिस्टर पांडे ने शांति से कहा। नीरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शारदा, तुम यशवर्धन और बाकी लोगों को कार में बैठा दो। मैं यहीं रुककर मिस्टर कामिश से मिल लेता हूं।